सबसे पहले तो मैं सारे वरिष्ठ जो मेरे पत्रकार छायाकार बंधु हैं, आपका धन्यवाद अदा करता हूं, स्वागत करता हूं कि जो ये कार्यक्रम है किसान हितैषी, किसानों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम में आप पधारे। हरियाणा बागवानी विभाग पिछले बहुत सालों से पिंजौर के अंदर एक आम का मेला इस मौसम में लगाते रहे हैं। इस बार इस मेले को हम पिंजौर एक शहर से निकाल के खेत में लेके आए हैं, जो आपके सामने है। और एक फल से सीमित ना रखते हुए एक फल पे भिन्न भिन्न जो हमारे इलाके के अंदर आम का है या लीची का है, नाशपाती का है, आड़ू का है, किसी भी तरह की जो अलग अलग तरह से फल हैं, उन सभी का प्रत्येक दिन एक फल को लेकर प्रदर्शनी करेंगे। और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है कोविड-19 की वजह से, तो ये कम किसानों को हमने बुलाया है और वेबिनार के माध्यम से, वेब के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से हम किसानों से जुड़े हैं। हमारे देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसान उनके दिल में है, किसान सरकार की नीतियों के फोकस में है। और अभी भी पूरा ध्यान ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था शहरों की बजाय खेती बाड़ी, किसानी और ग्रामीण अर्थ रोजगार से भारत आगे बढ़े। जो महात्मा गांधी जी का एक सपना था, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद अदा करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि इस कोरोना के संकट काल में उन्होंने खेती बाड़ी से संबंधित सभी जो उनके उपयोग में आने वाली मशीनरी थी, उनके आवागमन पे किसी तरह का, और ये रिकॉर्ड की बात है, इस बार की जो ये फसल हुई है गेहूं की, सरसों की, इस मौसम की, ये ऐतिहासिक हुई है, ऑल टाइम हाई हुई है। और जो उम्मीद होती थी हमारी खेतीबाड़ी की ग्रोथ जो थी आमतौर पे 2-3% होती थी, इस बार सब चीज़ें डाउन होगी और खेतीबाड़ी की ग्रोथ जो है लगभग 6% के आसपास पहुंची है। और एक नई आशा की किरण जागी है कि हिंदुस्तान के अंदर हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि सारी दुनिया का भरण पोषण करने में इतना अनाज पैदा हम कर देंगे, इतने फल पौधे, फल, सब्जियां, दुग्ध पैदा कर देंगे। और इसमें हरियाणा का जो है योगदान किसी भी प्रदेश से ज़्यादा है, उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो किसान की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने के लिए फसलों का विविधीकरण और बागवानी की तरफ खास ध्यान देने का हमारा जो हरियाणा सरकार की नीति है, उसकी तरफ ध्यान है। और किसान की आमदनी बढ़ाना है तो हमें बागवानी करनी पड़ेगी, फार्म गेट पे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, हमें दूध का, डेयरी का उत्पादन और प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, और जो गांव के अंदर फिशरीज़ का उत्पादन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनको भी इसकी छोटी छोटी प्रोसेसिंग की यूनिट लगा के, चाहे वो बागवानी से संबंधित हों, चाहे दूध से संबंधित हों या फिशरीज से संबंधित हों, तो उसके लिए भी जो पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया है, उसमें ग्रामीण जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। बहुत सस्ते रेट के ऊपर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और हमें आशा है कि इसी बागवानी से, डेयरी से
और फिशरी से एक साल के अंदर हम 10,000 से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार दे पाएंगे। कम से कम है ये पढ़े लिखे जो सक्षम हो सकें, जो रोज़गार के लिए लाइन में लगे हुए बच्चे हैं वो रोज़गार लेने की बजाय देने में लायक हो जाएंगे। और बागवानी के लिए हमने क्षेत्र जो बढ़ाने का पूरा लक्ष्य रखा हुआ है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर क्लस्टर बनवा रहे हैं और इंडो इजराइल की पद्धति से हरियाणा में जो हर 50-100 किलोमीटर पर एक जो उत्कृष्टता का केंद्र बनाया है, जैसे आप इस केंद्र में बैठे हैं, गरोंडा में है, मंग्याना में है, आने वाले वक्त में 3-4 केंद्र ऐसे और बनवा रहे हैं। और किसान को किसी चीज़ में आकर्षित करने के लिए उसको फार्म पे बड़ा करके दिखाना पड़ता है। किसान किसी चीज़ को तभी अपनाता है जब वो पड़ोसी तक उसके यहाँ वो तकनीक, वो फसल वो पहुँच जाती है। तो ये जो फार्म उत्कृष्टता के केंद्र हमने बनाए हैं, हर साल इसमें मेला लगा के किसानों को दिखा के और उनको सस्ते रेट पर उसकी पौध उपलब्ध करा के, उसकी तकनीक समझा के, जो कार्य हमारा विभाग जो बागवानी विभाग कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। और हमें आशा है कि आने वाले वक्त के अंदर हरियाणा हर चीज़ के अंदर, बागवानी के अंदर नंबर 1 होगा। हालांकि हमारा क्षेत्र थोड़ा सा कम है दूसरे प्रदेशों को देखते हुए। दूध उत्पादन, प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन में अभी हम 2 नंबर पे हैं, वो भी हम नंबर 1 पे होंगे। और इनलैंड फिशरीज़ के अंदर, उसके अंदर भी हमारा लक्ष्य रखा हुआ विभाग को कि नंबर 1 पे रहें। और आशा ये करते हैं कि हमारे यहाँ के किसान समृद्ध हों, शिक्षित हों और किसानों के बच्चे जो फार्म से, खेती बाड़ी से, दुग्ध उत्पादन से, फिशरीज से जुड़ी हुई जितनी भी परियोजनाएं भारत सरकार दे रही है उसमें उसका लाभ उठा के और स्वरोजगार से हमारी आर्थिक स्थिति को, हरियाणा की, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारें। इसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूँ। के निदेशक हैं, दूसरे मेरे उनके सहयोगी हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे करके। और हरियाणा सरकार का दूसरी जो एक नीति है, शुरू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उसका हरियाणा के किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और अब जो हरियाणा के अंदर भारत सरकार ने जो सूक्ष्म सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, देश में सबसे ज़्यादा पैसा लगभग 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हरियाणा सरकार को दिया है। और इसका मकसद एक ही है कि एक एक बूंद से बचाव करके पानी को हम बर्बाद ना करें और उसका पूरा सदुपयोग करें। इजराइल देश से हम सीखें, जहाँ पानी किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद भी वो हर तरह की बागवानी, हर तरह की फसल खेतीबाड़ी करने में सक्षम है। इसी तरह से हमने हरियाणा के अंदर सारे ब्लॉक के अंदर 85% ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी है। 50% ब्लॉक के अंदर तो हमने 100% सब्सिडी किसानों को दी है। और इसका लक्ष्य बचाना है। पानी को हम उपलब्ध नहीं करा सकते, पानी प्राकृतिक संसाधन है, जितना उपलब्ध है वही है, लेकिन उसका सही बंटवारा करके, सही एक एक बूंद बचा के पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि धान को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। हालांकि हमारी विपक्षी पार्टियों ने गुमराह करने की कोशिश की किसानों को। हमारा ये एडवाइजरी थी और हमने 90% सब्सिडी इस बात पे दी है कि रिचार्जिंग के जो बोर लगाएगा कोई किसान, 10% वो दो और 2-3 लाख रुपए की बोर का खर्चा आएगा, ताकि बारिश में जो पानी बर्बाद हो जाता है वो मिट्टी के अंदर हम डाल दें। उसकी योजना हमने बनाई है। आगे आने वाले बाजरे की परचेज करेंगे। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बगैर केंद्रीय सहायता के हमने 100% सरसों की परचेज जो है किसान की है। 100 है, स्टोरेज कॉस्ट भी आती है, लेकिन किसान को हम पूरी मदद करते हैं। और दक्षिणी हरियाणा के किसान को हमारी जी जो छोटे किसान हैं, 5 एकड़ के नीचे, 1,80,000 के नीचे वाले हैं, उनको 6,000 रुपये प्रति किसान
साल का प्रति परिवार देने की एक योजना है, और उसमें से हम जो है किसान के बीमा के पैसे देंगे, उसके फसल बीमा के पैसा भी उसी में से देगा, और कोई सरकारी नीति होगी ताकि किसान को जोखिम फ्री करने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा, हमारा जो पशुपालन के अंदर पहला, देश के अंदर पहला प्रदेश हरियाणा, जो कोरोना के काल के अंदर भी 50 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन हमने किया है। पूरे देश में 1.5 करोड़ पशुओं का वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें से 50 लाख हरियाणा के हैं। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मुंह खुर की बीमारी से, कलघोटू की बीमारी से किसानों को बहुत नुकसान होता था। इस बीमारी से हमने किसानों को मुक्त करा दिया। देश के अंदर सबसे पहले हरियाणा बंटवाएगा, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारा सारे विभाग का, सारी हरियाणा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का एक ही है, नीति पे चलें, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और अंत्योदय की भावना से जो सबसे कमज़ोर तबका है उसको साथ पहले उठाएं। ये सरकारों में, सत्ताओं में कुछ परिवारों का आधिपत्य होता था, और सारी सरकार की नीतियों का लाभ कुछ परिवार उठा लेते थे, और उन परिवारों के दम पे ही आज विपक्षी पार्टियां चलती हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ये है कि अंत्योदय की भावना, जो सबसे कमज़ोर आदमी है, जिसको सरकार की नीतियों का ज्ञान भी नहीं है, उनकी हैंड होल्डिंग हम करें और हमारी नीतियों का उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। इस आशा करता हूँ किसानों को इससे भरपूर फ़ायदा होगा। और आप सबसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पर जो फलों की प्रदर्शनी है, बागवानी है, जो हमारी नीतियाँ हैं, जो किसानों को हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जो हम सब्सिडी देते हैं, जो पौध में करते हैं, उनको एलेबोरेट करें और किसानों तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि हमारे किसान भाई जो सरकार की नीतियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आंदोलन चले, हमने मंडियाँ चलाने की बात की, तब भी ये कहा कि सारे किसान करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमने जो भी नीतियाँ चलाते हैं, नाम किसान का होता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पिटे हुए मोहरे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए किसान को आगे करके वो अपने आंदोलन चलाना चाहते हैं। उनका स्वागत है, वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहेंगे, देखते हैं किसान बात किसकी मानता है। सर, मक्के का रेट इस बार आधा रहा है। किसान से हमारी प्रार्थना है कि अब मक्का बोए, जिसने भी मक्का बोया है रजिस्ट्रेशन होगा, उसका मक्का 100% हम खरीदेंगे। और जो सर्दी वाला मक्का है उसके बारे में हमारी जो ना नीति है खरीदने की, ना हमारी गवर्नमेंट की, साल में एक बार खरीदेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारा दिन दुकानदारी लगा के बोलते रहे। अब बाजरे वाला किसान कहेंगे जी आज बाजरा खरीदें, तो पूरा साल हम चीज़ों को नहीं खरीद सकते। लेकिन जो फसल का टाइम आएगा, हम गारंटी से सभी जो जहाँ मक्का का रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पूरा रेट पे खरीदेंगे। बिल्कुल आप उसको सुनिश्चित करेंगे कि किसी किसान का कोई भी मक्का खरीद के बगैर ना रहे। सर, टिड्डी दल, कोरोना का संकट है, टिड्डी दल का संकट किसानों के लिए उससे भी ज़्यादा है। इस बार अनुकूल मौसम, अफ्रीका में बारिश हुई है, वहाँ टिड्डियों के झुंड पहले भी रहते थे, तो उनका प्रजनन ज़्यादा हुआ है। पिछले 3-4 महीने से अफ्रीका से चल के अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए 4-5 टिड्डी दल हमारे यहाँ आ चुके हैं। और हम सौभाग्यशाली रहे कि पहले 2-3 जो दल थे वो उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश, दूसरे प्रदेशों में चले गए, आगरा वगैरह होते हुए। लेकिन पिछले जो 15 दिन पहले हरियाणा पे जो अटैक हुआ, बहुत ज़बरदस्त अटैक था। 5 दल एक ही रात में आ गए। पलवल में था, नूह में था, महेंद्रगढ़ जिले में था, हमारे दादरी में था, मेरे क्षेत्र लोहारू में था, और उसमें सरसद के इलाहाबाद में था। कल ही हमने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग की है, मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों की और टिड्डी दल के एक्सपर्ट की मीटिंग ली। भारत सरकार से ये एडवाइजरी आई है कि अभी जब जो टिड्डियाँ हैं जो हरियाणा में आई है वो तो सिर्फ 16% है। असली खतरा तो 22 जुलाई के बाद फिर शुरू होगा। और हमें जो खबर लगी है कि झुंझुनू के पास बहुत सारे इलाके के अंदर इन्होंने प्रजनन कर लिया है। तो जो जो टिड्डी दल पैदा होते जाएंगे, आते जाएंगे, पाकिस्तान से आएंगे वो तो आएंगे, हमारे यहाँ भी पैदा होंगे। सर, इसकी जो हमने मुख्यमंत्री जी ने पूरी छूट दे दी है कि आपको हेलीकॉप्टर किराया में लेना है तो हेलीकॉप्टर लीजिए,
ड्रोन खरीदने हैं या लीज पे लेना है तो वो लीजिए। ट्रैक्टर जो है गांव वालों के किराए पर टिड्डी दल आए तो 2,500 रुपये जो भी बाजार है रेट अवेलेबल है, जिसमें ट्रैक्टर की मशीन पर अपन स्प्रे करते हैं टैंकी रख के, वो लीजिए। और कोई देश के अंदर भी कोई भी तकनीक है टिड्डी दल को रोकने के लिए, उसको अपनाइए। किसी भी तरह की कोई उन्होंने कहा है कि रोकथाम में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। पैसे की कोई उन्होंने पूरी छूट दे दी है। टिड्डी दल निश्चित तौर पे आएगा और टिड्डी दल यही नहीं है, सबसे ज़्यादा खतरा हमारा है दक्षिण हरियाणा, राजस्थान के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है। तो एक दिन में 100 किलोमीटर टिड्डी दल कवर कर देता है जी। तो जो हमारे जिले उधर के हैं, पलवल का है, नूह का है और इधर महेंद्रगढ़ का है, दादरी का है, वहाँ से लेकर सरसा तक का बॉर्डर का इलाका है। लेकिन अगर हवा का रुख पलट जाता है, सौभाग्य से हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ नॉर्मली नहीं आती, लेकिन बाई चांस अगर एक दिन के लिए भी हवा अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ आ गई तो टिड्डी दल करनाल में गिरा सकता है। सर इसकी जो दवाई आई थी 5 तरह की दवाइयाँ हम जो भारत सरकार ने इसके लिए सुनिश्चित की हुई है, हमने वो सारी दवाइयाँ टेंडर करके अलग अलग एफएड, HLRDC 4-5 जो डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट करते हैं उनसे करवाए। और एक बार जो टिड्डी दल का अटैक हुआ पलवल के अंदर, उसमें टिड्डियाँ कम मरी। हमने खुद शक के दायरे में उस दवाई को लिया और ये कहा कि इस दवाई का ही नहीं, सभी दवाइयों का सैंपल भरो। और 37 सैंपल में से 2 या 3 सैंपल जो है शक के दायरे में आए। हमने तुरंत FIR दर्ज करवाई, कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के दिया और जो उसका प्रोडक्ट था वो दवाई जो गड़बड़ हुई है सारी कोई लाख रुपए से नीचे की कंज्यूम हुई, बाकी सारी दवाइयाँ उनकी वापस कर दी। जो और अधिकारियों के खिलाफ हमने चार्जशीट कर दिया, सख्त से सख्त कार्रवाई करी है। और बाकी दवाइयाँ अभी जो एडवाइजरी आई है कि जिस दवाई का प्रयोग किया था, वो कहते हैं कि इस टिड्डी दल जो है इस दवाई के जो क्लोरोफाइल फोर्स क्या होता है उसको इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो उसकी बजाय भारत सरकार ने कहा है कि इस दवाई के बजाय आप लेमडा का प्रयोग करें जो ज़्यादा घातक है। और इस दवाई से टिड्डी आजकल वैसे भी नहीं मरती, जैसे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एक दवाई से कड़ा बंद कर जाती है। तो हम अपने आप संज्ञान लेते हैं, अपने आप सख्त कार्रवाई करते हैं और हमारे विपक्षी भाई जो है हमें मेरे गुनाहगार साबित करने की कोशिश करते हैं और वो किसान हितैषी कोशिश करते हैं। वो दिल्ली में बस सिर्फ व्हाट्सएप और इसका सोशल मीडिया का प्रयोग करके किसान हितैषी होने का एक ढोंग रचते हैं। सच्चाई ये है कि किसान के हितैषी होने का जो मनोहर लाल जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार है, जितने फैसले हमने किसान हितैषी करने के लिए किए उतने फैसले भी किसी ने नहीं किए। और ये आंकड़ों के साथ बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा उत्पादन पिछले कांग्रेस की सरकार से हमने 15-20% गेहूँ का उत्पादन बढ़ाया है, धान का उत्पादन बढ़ाया है, 40% चीनी का उत्पादन बढ़ाया है। किसान को मुआवजा जो कांग्रेस की सरकार में 300 करोड़ था, हमने 2600-2700 करोड़ रुपये दिया है। खराबे का पैसा ज़्यादा दिया है। नीम का, यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग थी, उस पर नीम का लेपन किया है। और धीरे धीरे करके किसान इस चीज़ को समझता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी आर्थिक हालात सुधर रही। सर धानकुट आपने दान करने के लिए मिलर को हम धान देते हैं, वहाँ पर भी हमने ही कार्रवाई की कि भाई हाँ धान के बदले में कुछ सर्टन परसेंटेज जो उसको चावल देना होता है। और बीच में हमारे पास शिकायत आई कि धान एक्चुअल परचेज की बजाय दूसरे प्रदेशों से लेके कम रेट पे लेके और बाद में कुछ लोग तो चावल भी खरीद के वापस सरकार को कर देते थे। इसलिए हमने स्टॉक की वेरिफिकेशन करवाई और आगे क्योंकि हम तब भी का घोटाला तो जब हो कि कोई सरकारी अधिकारी मिलके करते हों या सरकार का कोई अधिकारी हो, हम तो चेक कर रहे हैं। हमने सारी वेरिफिकेशन की, हमने सारी FIR दर्ज कराई, हमने सारी रिकवरी डलवाई और एक आध कोई उस पर चीज़ में कहीं गड़बड़ मिलती है, चाहे वो मिलर गलती है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम खुद ढूंढ रहे हैं। एक परिवार की लीडरशिप में पार्टी चलती है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, उनके व्यवहार को, आचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो अपना कब्जा नहीं छोड़ते। इनकी आंतरिक लड़ाई है और उसी का परिणाम राजस्थान है, उसी का परिणाम मध्य प्रदेश है। ठीक है।
खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।